आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन ले सकता है? आंसर है नहीं, और यही सेक्शन 179 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड के पास वाइड पावर्स हैं, लेकिन कुछ पावर्स बोर्ड खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कुछ मैटर्स में बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन जरूरी है, कुछ मैटर्स में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, और बायबैक के केस में सिर्फ एक परसेंटेज का डिफरेंस डिसाइड कर सकता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन इनफ है या स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। आज के वीडियो में हम सेक्शन 179 को सेक्शन 68 के बायबैक प्रोविजंस के साथ रूल 8 के प्रिस्क्राइब्ड पावर्स के साथ समझेंगे, और एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा जिसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताना है। सबसे पहले समझिए सेक्शन 179 सबसेक्शन 1। सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 कहता है कि बोर्ड कंपनी के बिहाफ पर वही पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो कंपनी एक्सरसाइज करने के लिए ऑथोराइज्ड है। लेकिन यहाँ 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन बोर्ड को कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा। दूसरी लिमिटेशन बोर्ड को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉलो करने होंगे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, अगर किसी मैटर को एक्ट या आर्टिकल्स या किसी एप्लीकेबल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जनरल मीटिंग में कंपनी को एक्सरसाइज करना है, तो बोर्ड खुद उस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यानी बोर्ड पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। अब सेक्शन 179 सबसेक्शन 2 देखिए। अगर जनरल मीटिंग कंपनी के रेगुलेशंस में कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन बना देती है, तो भी वो रेगुलेशन ऑटोमेटिकली बोर्ड के किसी प्रीवियस वैलिड एक्ट को इनवैलिड नहीं करेगा। इसका सिंपल मीनिंग है, बोर्ड का जो एक्ट पहले लीगली वैलिड था, बाद में जनरल मीटिंग के रेगुलेशन बनाने से वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 पर। यहीं से बोर्ड के स्पेसिफिक पावर्स स्टार्ट होते हैं। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स बोर्ड सिर्फ बोर्ड मीटिंग में पास्ट रेजोल्यूशन के थ्रू एक्सरसाइज करेगा। सबसे पहला शेयर होल्डर्स के अनपेड शेयर मनी के रिस्पेक्ट में कॉल्स करना। दूसरा सेक्शन 68 के अंडर सिक्योरिटीज का बाय बैक ऑथोराइज करना। तीसरा इंडिया के अंदर या बाहर सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स इश्यू करना। चौथा कंपनी के लिए बोरोइंग करना। पांचवा कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट करना। छठा लोन ग्रांट करना या गारंटी देना या लोन के रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सातवां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करना। आठवां बिजनेस डाइवर्सिफाई करना। नौवां अमालगमेशन मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव करना। 10वां किसी कंपनी को टेक ओवर करना या किसी दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग या सब्सटैंशियल स्टेक अक्वायर करना। और 11वां ऐसा कोई भी एडिशनल मैटर जो रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में सिर्फ पावर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजोल्यूशन का मोड भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, नॉट मियरली सर्कुलेशन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन आता है। सेक्शन 179 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग बोर्ड कुछ पावर्स डेलीगेट कर सकता है, लेकिन सब पावर्स डेलीगेट नहीं की जा सकती। बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, लोन गारंटी और सिक्योरिटी यानी क्लॉजेस डी और एफ, इन पावर्स को बोर्ड स्पेसिफाइड कंडीशंस के साथ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर या ब्रांच ऑफिस के प्रिंसिपल ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। लेकिन डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड की ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। अब रूल 8 पर आते हैं। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज की के थ्रू रूल्स एडिशनल मैटर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और यही काम कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स में रूल 8 करता है। रूल 8 के अकॉर्डिंग कुछ एडिशनल मैटर्स बोर्ड ओनली बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट अ बोर्ड मीटिंग एक्सरसाइज करेगा। पहला पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस करना। दूसरा की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट या रिमूव करना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हिस्ट्री है। ओरिजिनल रूल 8 में और भी मैटर्स द
लेकिन मार्च 18, 2015 के अमेंडमेंट के थ्रू सेवरल आइटम्स ओमिट कर दिए गए। इसलिए पुराने स्टडी मटेरियल में जो एडिशनल आइटम्स आपको मिलते हैं उनको ब्लाइंडली करंट लॉ मत समझिए। पुराने ओमिटेड मैटर्स में एक लेवल बिलो KMP अपॉइंटमेंट्स को टेक नोट करना, डायरेक्टर इंटरेस्ट और शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर को टेक नोट करना, सर्टेन इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस अप्रूव करना, पब्लिक डिपॉजिट्स के मैटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस रिव्यू या चेंज करना, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव करना। ये आइटम्स रूल 8 से ओमिट किए जा चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन 179 और सेक्शन 68 के सबसे इंटरेस्टिंग कनेक्शन पर, बायबैक। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी कहता है कि बोर्ड सेक्शन 68 के अंडर बायबैक ऑथराइज करेगा, लेकिन क्या हर बायबैक के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन इनफ है? नहीं। यही आज के वीडियो का बिगेस्ट लर्निंग पॉइंट है। सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग नॉर्मली बायबैक के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर बायबैक टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 10% या उसे कम है और बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन से बायबैक ऑथोराइज किया गया है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी 10% तक बोर्ड रेजोल्यूशन कैन बी इनफ, लेकिन 10% से ऊपर जाते ही पिक्चर चेंज हो सकती है। सेक्शन 68 में 25% का सेपरेट सीलिंग भी है। बाय बैक पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इक्विटी शेयर्स के बायबैक के केस में फाइनेंशियल ईयर के लिए 25% कैलकुलेशन टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल के रेफरेंस से देखी जाती है। अब एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कंपनी का पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स मिलाकर 100 करोड़ रुपीस है। अगर कंपनी 10 करोड़ रुपीस तक का एलिजिबल बाई बैक करना चाहती है, तो सेक्शन 68 के एप्लीकेबल कंडीशंस के सब्जेक्ट में बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑथराइजेशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी 15 करोड़ रुपीस का बाई बैक करना चाहती है, तो 10% एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट एग्जामिन करनी होगी और 25 करोड़ रुपीस ओवरऑल सीलिंग को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन सिर्फ परसेंटेज देखना इनफ नहीं है। सेक्शन 68 में और भी कंडीशंस हैं। बाय बैक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ऑथोराइज्ड होना चाहिए। बाय बैक स्पेसिफाइड सोर्सेज से होना चाहिए। फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या इश्यू प्रोसीड्स, लेकिन सेम काइंड के सिक्योरिटीज के अर्लियर इश्यू के प्रोसीड्स से सेम काइंड का बायबैक नहीं किया जा सकता। शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। डेट रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। बायबैक के बाद सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स का एग्रीगेट जनरली पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में सेबी के एप्लीकेबल बाय बैक रेगुलेशंस भी कंप्लाई करने होंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 68 बेसिक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के बायबैक में सेबी फ्रेमवर्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रैक्टिकल कंप्लायंस में कंपनीज एक्ट प्लस एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशंस दोनों चेक करने पड़ते हैं। सेक्शन 68 सब सेक्शन 3 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज्ड है, तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट्स, बाय बैक की नेसेसिटी, शेयर्स या सिक्योरिटीज का क्लास अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड और कंप्लीशन की टाइम लिमिट डिस्क्लोज करनी होती है। अब सब सेक्शन 4 बाय बैक जनरली रेजोल्यूशन की डेट से 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। सबसेक्शन 5 बायबैक के पॉसिबल मेथड्स बताता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर्स से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ओपन मार्केट से या एम्प्लॉयज को इशूड सिक्योरिटीज के स्पेसिफाइड रूट्स के थ्रू। सबसेक्शन 6 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का इंपॉर्टेंट कंप्लायंस देता है। बायबैक से पहले प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना होता है, और लिस्टेड कंपनीज के केस में रेगुलेटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स को सेपरेटली चेक करना होता है। सब सेक्शन 7 भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपनी को बॉट बैक शेयर्स या सिक्योरिटीज एक्सटिंग्विश
और फिजिकली डिस्ट्रॉय करने होते हैं विद इन 7 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाईबैक। सबसेक्शन 8 में कूलिंग रेस्ट्रिक्शन टाइप प्रोविजन है। बाईबैक कंप्लीट होने के बाद सेम काइंड के शेयर्स या सिक्योरिटीज का फर्दर इश्यू जनरली 6 months तक रिस्ट्रिक्टेड है, सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड एक्सेप्शंस। सबसेक्शन 9 रजिस्टर मेंटेन करना होता है। इज रजिस्टर मेन बॉट बैक सिक्योरिटीज, कंसिडरेशन, कैंसलेशन, एक्सटिंग्विशमेंट और फिजिकल डिस्ट्रक्शन और प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंप्लीशन के बाद प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न फाइल करना होता है, जनरली 30 days के टाइमलाइन को याद रखिए। अब सेक्शन 68 सबसेक्शन 11 पर आते हैं। अगर कंपनी सेक्शन 68 या एप्लीकेबल सेबी रेगुलेशन के प्रोविजंस का डिफॉल्ट करती है तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेज अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ 2020 अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 11 के पेनल्टी वर्डिंग में अमेंडमेंट किया गया, इसलिए ओल्ड बेयर एक्ट वर्डिंग और अमेंडेड वर्डिंग को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन आई देखिए। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मीनिंग सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स तक लिमिटेड नहीं है। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड अदर सिक्योरिटीज भी प्रिस्क्राइब्ड स्कोप में आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 और सेक्शन 70 के पर्पसेस के लिए फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। अब एक और प्रैक्टिकल पॉइंट, सेक्शन 179 का मतलब सिर्फ पावर्स की लिस्ट याद करना नहीं है। आपको 3 लेयर्स समझनी है। पहली लेयर, क्या पावर बोर्ड के पास है। दूसरी लेयर, क्या बोर्ड को बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है। तीसरी लेयर, क्या शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है। बाईबैक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेक्शन 179 बोर्ड को सेक्शन 68 के अंडर बाईबैक ऑथोराइज करने की पावर रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 68 फिर डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट हो सकता है और किस सिचुएशन में स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, और लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी रेगुलेशंस एडिशनल कंप्लायंस लेयर क्रिएट करते हैं। अब एक्सेप्शंस को एक बार क्विकली समझिए। सेक्शन 8 कंपनी के केस में सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के क्लॉजेस डी, ए और एफ से रिलेटेड मैटर्स को स्पेसिफाइड कंडीशंस के सब्जेक्ट में बोर्ड बाय सर्कुलेशन डिसाइड कर सकता है। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए प्रिस्क्राइब्ड मॉडिफिकेशन के थ्रू बोर्ड मीटिंग या सर्कुलेशन दोनों रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं। स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के लिए भी सिमिलर मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, यानी रूल या एक्सेप्शन हमेशा कंपनी कैट इगोरी के साथ चेक करना है। नॉर्मल कंपनी के रूल को ऑटोमेटिकली सेक्शन 8 कंपनी या आईएफएससी कंपनी पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब सर्कुलर्स और रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस समझिए। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को सिर्फ बेरे एक्ट से पढ़ना इनफ नहीं है। एप्लीकेबल रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स, एक्सेप्शंस और कंपनी कैटेगरी बेस्ड मॉडिफिकेशंस भी चेक करने चाहिए। इसी वजह से सेक्शन 179 के स्टडी में ओरिजिनल प्रोविजन के साथ रूल 8 और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स को रीड करना इंपॉर्टेंट है, और बायबैक के केस में कंपनीज एक्ट के साथ सेबी फ्रेमवर्क भी चेक करना जरूरी है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मान लीजिए एक कंपनी के पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स 100 करोड़ रुपीस हैं। कंपनी 5 करोड़ रुपीस का बायबैक करना चाहती है। आर्टिकल्स बायबैक अलाउ करते हैं, बाकी स्टैट्यूटरी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हैं। क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से बायबैक ऑथराइज किया जा सकता है या स्पेशल रेजोल्यूशन मैंडेटरी होगी? और अगर कंपनी 15 करोड़ रुपीस का बायबैक करना चाहे तो क्या आंसर सेम रहेगा? इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और सिर्फ यस या नो मत लिखिए। सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी का रेफरेंस देकर अपना आंसर दीजिए। अब आज का शॉर्ट रिकैप। सेक्शन 179 बोर्ड की जनरल पावर्स और स्पेसिफिक बोर्ड मीटिंग पावर्स को एस्टैब्लिश करता है। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में इंपॉर्टेंट पावर्स लिस्टेड हैं।
रूल 8 एडिशनल मैटर्स प्रिस्क्राइब करता है बोरोइंग इन्वेस्टमेंट और लोन गारंटी सिक्योरिटी रिलेटेड पावर्स स्पेसिफाइड कंडीशंस के सब्जेक्ट में डेलीगेट की जा सकती हैं। बाय बैक के केस में सेक्शन 179 और सेक्शन 68 को टुगेदर रीड करना जरूरी है। 10% तक का स्पेसिफाइड बायबैक बोर्ड रेजोल्यूशन एक्सेप्शन के अंडर पॉसिबल हो सकता है। 25% ओवरऑल स्टैट्यूटरी सीलिंग को भी चेक करना होता है। बाय बैक के साथ सॉल्वेंसी डेट रेशियो, फुली पेड शेयर्स, एक्सटिंग्विशमेंट रजिस्टर, रिटर्न रीइश्यू रिस्ट्रिक्शन और एप्लीकेबल सेबी रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड पावरफुल है, लेकिन बोर्ड अनलिमिटेड नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ में पावर के साथ प्रोसीजर समझना ही रियल कंप्लायंस नॉलेज है। अगर आपको कंपनीज एक्ट और सेबी कंप्लायंस को प्रैक्टिकल बोर्ड पर्सपेक्टिव से समझना है, तो कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस को सब्सक्राइब कीजिए, नेविगेटिंग द लॉ विद क्लैरिटी। Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, IECSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright Corporate and Securities Law Compass, Navigating Law with Clarity, all rights reserved.